हेलो गाइस, दिस इज मॉड जीरो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार इस वीडियो में देखते हैं कि फास्ट एपीआई के बारे में। फास्ट एपीआई होता क्या है एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। हम लोग आगे चल के डिफरेंस देखेंगे कि फ्लास्क और जैंगो में क्या कमी थी। सो विल check the similarity and the differences and when to use what. So this video will be an advanced topic because यहाँ पे will not be discussing just the code. ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ REST API बनाना नहीं सीखेंगे। we will deep dive into the internals। ठीक है, कि फास्ट API internally किस तरीके से काम करता है। So it will be beneficial for a senior engineer interview। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ्लास्क और जैंगो में क्या कमी थी एंड व्हाई फास्ट एपीआई केम इनटू द पिक्चर। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है फ्लास्क का, दैट वाज नो टाइप सेफ्टी, नो ऑटो वैलिडेशन या नो ऑटोडॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें मैनुअल वेरिंग थी। तो यहाँ पे अपने को मैनुअली सारी चीजों का चेक करना पड़ता था फॉर द टाइप्स एंड फॉर ऑल द वैलिडेशन, और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होता था। बट जो फास्ट एपीआई है, इसमें बाय डिफॉल्ट इंटरनली वो टाइप सेफ्टी यूज कर लेता है, ऑटो वैलिडेट कर लेता है यूजिंग पाइडेंटिक, और डॉक्यूमेंटेशन भी जनरेट कर देता है विद अ स्वैगर यूआई। तो जेंगो में क्या कमी थी? फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वेरी हैवी। ठीक है, तो समटाइम्स इट्स एन ओवरकिल फॉर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, और दिस वाज लाइक अ ओल्ड स्कूल मोनोलिथ एप्लीकेशंस एंड इट वाज नॉट ग्रेट फॉर द एसिंक्रोनस या फिर हाई परफॉर्मेंस एपीआई व्हेन यू वांट रियल टाइम अपडेट्स जस्ट लाइक फ्लाइट प्राइजेस और स्टॉक प्राइजेस। सो Django was very heavy and it was not up to the mark फॉर द एसिंक ऑपरेशन। तो फास्ट एपीआई ने क्या किया, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और एक सबसे बड़ी चीज, फास्ट एपीआई यूज करता है ASGI, और फ्लास्क एंड Django ये दोनों यूज करते थे। तो ठीक है, इन दोनों को इस डिटेल में देखते हैं यार कि ये क्या डिफरेंस है। तो भाई ASGI क्या होता है? ASGI रिफर्स टू सर्वर। ठीक है, तो फास्ट एपीआई यूज करता है यूबिकॉन, मोस्ट पॉपुलर यही है। सो यूबिकॉन इज अ ASGI सर्वर। So ASGI is a asynchronous server gateway interface। ठीक है, so it is nothing but a standard है या फिर एक प्रोटोकॉल है between your web server and your Python app कि किस तरीके से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स शेयर होगा। तो जो कि ASGI सपोर्ट करता है asynchronous methods, event loop और concurrency। so इसलिए फास्ट API में हम लोग यूज कर पाते हैं async request, long live connection, and it is used in a high concurrent environment। ठीक है, WebSocket is also one of the most popular advantage for fast API। तो फास्ट API यूज करता है इंटरनली यूबिकॉन सर्वर, और जस्ट बिकॉज ये दोनों आपस में इन सिंक, दे आर सपोर्टेड बाय ईच अदर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इसको फास्ट बनाता है बिकॉज ऑफ द ASGI इंटरफेस। और वहीं पे देखते हैं जो WSGI सर्वर होते थे, उसमें सिर्फ सिंक्रोनस मेथड्स आर सपोर्टेड, जस्ट लाइक वन थ्रेड इक्वल टू, आई मीन वन रिक्वेस्ट पर थ्रेड। सो लेट्स से ये आपका सर्वर है एंड यहाँ पे आता है आपके 10 रिक्वेस्ट। हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक थ्रेड असाइन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं 10 थ्रेड्स। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं कि दिस इज अ ब्लॉकिंग मॉडल। ठीक है, जो अपना ASGI होता है दैट इज नॉन ब्लॉकिंग। ठीक है, तो ASGI नॉन ब्लॉकिंग है, बट जो WSGI जो फ्लास्क एंड जेंगो यूज करते थे दैट इज अ ब्लॉकिंग मॉडल। तो इसमें पहले डिफरेंस समझते हैं कि अगर वन रिक्वेस्ट पर थ्रेड है एंड लेट से आपका एक रिक्वेस्ट हुआ, उस उसका एक कोरेस्पॉन्डिंग थ्रेड क्रिएट किया गया, बट लेट से ये थ्रेड एक API कॉल करता है या फिर एक DB कॉल करता है। तो जब तक ये रिटर्न नहीं हो जाता, जो भी रिस्पॉन्स डेटाबेस या API से रिटर्न नहीं हो जाता, ये जो थ्रेड क्रिएटेड है ये चला जाता है वेटिंग स्टेट। ठीक है, तो जब तक यार इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, दिस कीप्स वेटिंग। और यहीं पे होता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि अगर थ्रेड इज ऑलरेडी क्रिएटेड एंड लेट्स से वो वेटिंग स्टेट में है, तो इतने देर में वो कोई और काम भी कर सकता था, राइट? बट जस्ट बिकॉज ये एक आइडल स्टेट में है, प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नो प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो अभी अभी यार एक क्वेश्चन होगा कि अगर ये थ्रेड वेट कर रहा है, तो वी कैन क्रिएट मोर थ्रेड्स इंटरनली एंड डेलीगेट द टास्क टू इट। मतलब कि अब मल्टी थ्रेडिंग का यूज क्यों नहीं कर रहे? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक जो थ्रेड है, लेट से ये होता है अपना मेन थ्रेड, जो कि अपना एक रिक्वेस्ट के लिए क्रिएटेड है। API कॉल या कोई DB कॉल के लिए एक दूसरे थ्रेड को डेलीगेट कर देते हैं टास्क, कि यहाँ से एक थ्रेड निकला और ये कोई लॉन्ग टास्क है, लेट से API कॉल, और इसको रिटर्न होने में लगते हैं 2 सेकेंड। तो यस, अगर हम लोग मल्टी थ्रेडिंग यूज करें तो ये दूसरे
थ्रेड जैसे कि ये T1 में गया, बट जो मेन थ्रेड है वो आगे अपना टास्क कंटिन्यू कर रहा है, दैट इज ओके। इन द फ्यूचर ये जो मेन थ्रेड है इसको चाहिए एपीआई का आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से एपीआई आउटपुट इज रिक्वायर्ड, लेकिन ये जो थ्रेड 1 है इसका रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो 2 सेकेंड्स इज नॉट पास, तो ये यार अब क्या करेगा, वेट करेगा। तो ये मेन थ्रेड क्या करेगा, वेट करेगा फॉर द T1 रिस्पॉन्स, ठीक है। थ्रेड 1 का जो रिस्पॉन्स आएगा एपीआई से वो उसके लिए स्टिल इट इज इन। सो इवन इफ अपन अगर मल्टी थ्रेडिंग यूज करके नॉन लॉन्ग रनिंग टास्क डेलीगेट करते हैं दूसरे थ्रेड्स को, बट स्टिल इन द फ्यूचर हमको वेट करना पड़ेगा उसके रिस्पॉन्स के। और जब तक अपने को रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता ये रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगा, राइट। क्योंकि अपने सर्वर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, राइट, कि अगर एक रिक्वेस्ट आई हुई है तो उसका हमें रिस्पॉन्स चाहिए। तो जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सो रिक्वेस्ट इज नॉट कंप्लीटेड, मतलब ये जो थ्रेड है, जो मेन थ्रेड है आपका रिक्वेस्ट का, ये कोई और काम नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट पिक अनदर रिक्वेस्ट जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, तो उसमें चला जाता है वो वेटिंग स्टेट में। तो ASGI का फिलोसॉफी ये है कि भाई अगर कोई भी थ्रेड, ठीक है, कोई भी थ्रेड अगर वेटिंग स्टेट में है सो इट विल नॉट कीप वेटिंग, वो क्या करेगा, इट विल जंप ऑन टू द अनदर रिक्वेस्ट और वो उसको कंटिन्यू करेगा। एंड जब भी रिस्पॉन्स आ जाता है इट विल अगेन कंटिन्यू बैक टू द प्रीवियस रिक्वेस्ट। तो इसको डिटेल में देखते हैं कि ASGI इसको कैसे सॉल्व करता है। तो ASGI में यार कॉन्सेप्ट होता है दैट इज इवेंट लूप। तो जब भी हमें एसिंक्रोनस ऑपरेशंस करना होता है वी यूटिलाइज इवेंट लूप। तो अभी देखते हैं इवेंट लूप क्या है। तो इवेंट लूप यार कुछ नहीं है, इट इज अ शेड्यूलर। सो इट इज अ शेड्यूलर दैट इज रनिंग ऑन अ सिंगल थ्रेड, ठीक है। उसका काम क्या है, इट विल रन योर टास्क, और जब भी कोई थ्रेड वेटिंग पे चला जाता है इट विल पॉज द टास्क, एंड वेन एवर द रेस्पॉन्स इज रेडी इट विल रेज्यूम द टास्क व्हेन रेडी, ठीक है। तो ये काम होता है इवेंट लूप का। तो इसमें हमारा प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो रहा है कि लेट्स से ये अपना इवेंट लूप का मेन थ्रेड है। तो इवेंट लूप अब डिसाइड करेगा कि कौन सा थ्रेड वेटिंग पीरियड में कौन सा रिक्वेस्ट पिक करेगा एंड कब रेज्यूम करेगा। अभी लेट्स से हमारे ऐप में एक रिक्वेस्ट आता है, तो लेट्स से T1 उस पर वर्क कर रहा है, बट T1 को मिला या फिर कोई भी एक लॉन्ग रनिंग टास्क, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, जस्ट लाइक DB और समथिंग। तो अब जो T1 है अगर वो वेटिंग स्टेट में जाएगा तो इससे तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये क्या करता है, T1 अपना एक चेक पॉइंट सेव कर देता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो यहीं से कंटिन्यू करे। लेट्स से T1 को अब API या फिर कोई IO ऑपरेशन मिला, तो अब T1 विल नॉट वेट। अब लेट्स से अगर कोई दूसरा रिक्वेस्ट आता है दैट इज सेकंड रिक्वेस्ट, तो T1 चला जाएगा भाई सेकंड रिक्वेस्ट को पूरा करने, ठीक है। तो यहाँ कोई भी थ्रेड कोई भी चीज वेट किसी का नहीं कर रहा है, दिस इज अ प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे ही T1 जाता है सेकंड रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, एंड लेट्स से यहाँ जो IO ऑपरेशन है या DB या API कॉल है उसका रेस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको कौन हैंडल करेगा, लेट्स से, तो अब T1 ये जो चेक पॉइंट था, जो उसका स्टोर चेक पॉइंट था वो उसको, और ये सारा काम बिहाइंड द सीन्स कौन करता है, इवेंट लूप। इवेंट लूप इज द मैनेजर ऑफ दिस थ्रेड्स कि कौन रन करेगा कौन वेट करेगा। वो चेक पॉइंट को लोड करेगा एंड उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस काम करना शुरू करेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कि हम इतने फास्ट रिक्वेस्ट और थ्रेड्स को स्विच कर रहे हैं। इट सीम्स लाइक इट इज पैरेलल प्रोसेसिंग बट इंटरनली इट इज अ कॉन्करेंट एनवायरनमेंट। और यार इसलिए ही ASGI में वी रिक्वायर, क्योंकि एक थ्रेड बहुत सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है, तो हमें बहुत कम थ्रेड्स की जरूरत पड़ती है टू हैंडल द हाई कॉन्करेंट सिस्टम। बट यही WSGI में, क्योंकि वहां पे वन रिक्वेस्ट पर थ्रेड मॉडल है, यहाँ पे अपने को मोर थ्रेड्स यूज करना पड़ता है। और यार जितने ज्यादा थ्रेड्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वही है यार, ये अपना CPU है, CPU में कोई एक थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। तो जितने ज्यादा थ्रेड होंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में ही हमारा टाइम चला जाएगा, ना कि एग्जीक्यूशन में। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में कोई भी डिजायर्ड वर्क होता ही नहीं है, तो जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा ना एफिशिएंसी उतना ही कम होगा। एंड ऑल्सो यार जितने ज्यादा थ्रेड्स उतना ज्यादा मेमोरी कंजम्पशन भी होता है, बिकॉज हर थ्रेड को उसका स्टैक, उसके लोकल वेरिएबल्स हमेशा स्टोर करके रखने पड़ते हैं। सो थ्रेड्स विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ मेमोरी, राइट। सो मोर थ्रेड्स आर नेवर, और ASGI में अपना काम बहुत कम थ्रेड से हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग फास्टर एग्जीक्यूशन। सो यार ये फायदा होता है फास्ट API यूज करने का इंस्टेड ऑफ फ्लास्क या फिर जेंगो या कुछ।
तो अब देखते हैं और डिटेल में कि फास्ट एपीआई एक्चुअली में इंटरनली यूज करता है स्टारलेट। तो ये जितने भी मैजिक हैं जस्ट लाइक राउटिंग, मिडलवेयर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलिंग एंड बैकग्राउंड टास्क, तो ये कौन प्रोवाइड करता है? इट इज अ स्टारलेट लाइब्रेरी। तो फास्ट एपीआई इसका wrapper ही है। तो फास्ट एपीआई ने एक्चुअली इसी के ऊपर क्या ऐड कर दिया? वैलिडेशन एंड टाइप बेस्ड राउटिंग, और क्या कर दिया? ऑटोमेटिक डॉक्स जनरेशन, एंड दिस मेड इट पॉपुलर। तो यार अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं फ्रॉम द कोड परस्पेक्टिव। सो ये बहुत बेसिक सा कोड स्निपेट है जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है एक गेट एपीआई। तो सबसे पहले फास्ट एपीआई अपने को पिप इंस्टॉल करना है, एंड देन वी विल बी गेटिंग दिस। तो फास्ट एपीआई को हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, लेट्स से ऐप नाम से। सो दिस इज अ फास्ट एपीआई का इंस्टेंस। तो अब जब भी हमें यूज करना है, दिस एंड दिस नेम विल बी सेम। सो एट द रेट इंस्टेंस डॉट गेट अगर हम करते हैं, एंड दिस इज जस्ट अ पाथ वेरिएबल, कि अगर हम ब्राउजर पे अपने लोकल होस्ट के बाद स्लैश एड्रेस देते हैं, सो दिस फंक्शन विल गेट कॉल्ड। सो इंटरनली जो राउटिंग वगैरह है डेट इज हैपन फ्रॉम स्टारलेट, एंड यहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो कोई वैलिडेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे जो हमें जेसन रिटर्न करना है, तो फास्ट एपीआई इसको सीरियलाइज कर देता है। ठीक है, ये जो भी एक रिस्पॉन्स बॉडी है, ये इसको जेसन में सीरियलाइज कर देता है, एंड इट विल सेंड टू द ब्राउजर। एंड ऑन द टर्मिनल जब अब हमें इसे रन करना है, सो वी आर यूजिंग यूबिकॉन सर्वर, एंड ये जो फाइल है दिस इज मेन डॉट पी वाई। ठीक है, ये फाइल मेन डॉट पी वाई, एंड दैट्स व्हाई वी आर एडिंग मेन हियर। एंड जस्ट बिकॉज ये इंस्टेंस का नाम ऐप है, दैट्स व्हाई देयर इज ऐप। ठीक है, अगर इस इंस्टेंस का नाम कुछ और होता तो मेन के आगे, कॉलन के आगे, दैट सेम नेम वी विल बी यूजिंग। और हाइफन हाइफन रीलोड का मतलब है कि अगर कोई भी कोड में या एपीआई में यू चेंज समथिंग, सो ये सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, इट विल ऑटोमेटिकली रीलोड। ठीक है, ऑटोमेटिकली रीलोड कर देगा। तो यार और एग्जांपल्स देखते हैं कि अब वैलिडेशन वाला पार्ट। तो यार ये एग्जांपल है एक पोस्ट एपीआई का, जिसमें पाथ पैरामीटर है, क्वेरी पैरामीटर है, एंड ऑल्सो अ रिक्वेस्ट बॉडी। सो पाथ पैरामीटर इसलिए बिकॉज ये जो वैल्यू है वो पाथ से आ रही है, एंड दिस इज अ क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, जो इस तरीके से ये क्वेश्चन मार्क के बाद में जो आता है दैट इज क्वेरी पैरामीटर, और ये जो है दिस इज पाथ, एंड दिस इज मतलब ये यूजर का डेटा है जो भी यहाँ पे बॉडी पे जाएगा। और यार पाइडेंटिक का यूज करके हमने एक यूजर क्लास क्रिएट किया हुआ, that will do the runtime validation। तो अब इसका लाइफ साइकिल देखते हैं ये किस तरीके से काम करेगा। तो जैसे ही ये पोस्ट रिक्वेस्ट फास्ट एपीआई के एप्लीकेशन में पहुंचती है, तो सबसे पहला काम वो करेगा, इट विल ये पार्स योर रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले पार्स करेगा वो रिक्वेस्ट जेसन को। रिक्वेस्ट जेसन क्या है? ये वाला है। तो जब भी वो पार्स करेगा उससे पता चलेगा कि पाथ पैरामीटर क्या है, क्वेरी पैरामीटर क्या है, एंड बॉडी क्या है। सो बाय डिफॉल्ट जो भी हमें पाथ पैरामीटर से मिलेगा दैट विल बी स्ट्रिंग। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी होती है स्ट्रिंग। तो अगर यूजर आईडी में यहाँ से 10 पास हो रहा है, बट यहाँ पे यूजर आईडी का टाइप देखो, दैट इज दैट रिक्वायर्स इंट। ठीक है, सो ये जो मिसमैच है ये सॉल्व करेगा फास्ट एपीआई यूजिंग दैट वैलिडेशन। तो फास्ट एपीआई का क्या करेगा, जो स्ट्रिंग पे 10 है उसको इंटीजर का 10 बना देगा, एंड दैट विल स्टोर इन द यूजर आईडी। दूसरा वो देखेगा कि एक्टिव एक्टिव की वैल्यू क्या है, दैट इज ट्रू, और यहाँ पे क्या है, बुल। बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये स्ट्रिंग होता है, राइट। So behind the scenes it uses pydantic, और just like वो जो string है that is true, उसको वो bool में convert कर देगा। ठीक है, तो ये जो conversion and all हो रहा है, this fast API does internally। अब यार बारी आती है यूजर की, एंड यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है pydantic का, कि यूजर इनहेरिट कर रहा है pydantic के बेस मॉडल को, एंड दैट्स वाई यहाँ पे लगेगी रन टाइम वैलिडेशन। तो ये जो नेम है, एज है, ये सब चीजें चेक करेगा कि क्या क्या रिक्वायर्ड फील्ड है, और जो इसके वैल्यूज प्रोवाइड किए गए हैं क्या वो इस टाइप फील्ड से मैच करता है कि नहीं। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरनली पाइथन क्या, पाइडेंटिक क्या करता है, इट विल चेक योर रिक्वायर्ड फील्ड्स, इट विल वैलिडेट योर टाइप्स, एंड इट विल कन्वर्ट योर वैल्यूज इफ रिक्वायर्ड, एंड लास्ट में क्या करेगा, इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो वो इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यूजर का, जो भी हमें एक रिक्वेस्ट बॉडी में आया है। अब लेट्स से ये इनवैलिड निकला तो क्या होगा, लेट्स से कि एज में कोई एबीसी पास कर दिया, दैट इज अ स्ट्रिंग, बट आइडेंटिटी को चाहिए इंटीजर।
तो वहां पे हो जाएगा पाइडेंटिक फेल एंड इस पे एक एरर मैसेज देगा कि वैल्यू इज नॉट अ वैलिड इंटीजर एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, योर फंक्शन इज नेवर कॉल्ड। जो ये क्रिएट यूजर फंक्शन है इट विल नॉट गेट कॉल्ड अगर जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं डेटा नॉट, तो कभी भी आपके फंक्शन के अंदर बैड डेटा नहीं जाएगा, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी अ वैलिड डेटा। सो इंटरनली इस तरीके से फास्ट एपीआई पाइडेंटिक यूज करता है एंड यूजेस द वैलिडेशन एंड तो ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हो जाता है वो क्या करेगा, यहाँ पे इंजेक्ट कर देगा, इट विल इंजेक्ट द ऑब्जेक्ट wherever it is required। तो और एक एग्जांपल देखते हैं that is somewhat related to kind of dependency injection। तो just like अपन एक depends import कर लिया एंड लेट्स से ये जो कॉमन पैरामीटर्स हैं ये हमें एक रिक्वेस्ट में प्रोवाइड करना है बिफोर कॉलिंग। तो अभी जब भी यूजर्स का पाथ वेरिएबल आई मीन पाथ जाएगा, सो बिफोर कॉलिंग दिस फंक्शन, बिफोर कॉलिंग गेट यूजर, यहाँ पे क्या है कि वी वांट पैरंट्स बट यहाँ पे हो रहा है डिपेंड्स एंड डिपेंड्स में लगा है फंक्शन नेम। सो बिफोर कॉलिंग दिस फंक्शन ये वाला फंक्शन कॉल होगा और जो भी इसके वैल्यूज हैं दैट विल बी रिटर्न टू द पेरेंट्स। सो लेट्स से कोई भी रिक्वेस्ट के लिए अगर कोई डिपेंडेंसी होती है तो फास्ट एपीआई ये ध्यान रखता है कि उसकी डिपेंडेंसी पहले रिजॉल्व हो, इट विल कॉल द फंक्शन बाय यूजिंग द डिपेंड्स कीवर्ड। इसका एक एग्जांपल है यार गेट डीबी। लेट्स से यहाँ पर जो गेट यूजर्स है इसको डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए, है ना, सो विदाउट डेटाबेस कनेक्शन इट कैन नॉट प्रोसीड। तो ये जो कॉमन पैरामीटर्स है यहाँ से हम दे सकते हैं डेटाबेस का कनेक्शन एंड इट विल डू द लॉजिक आफ्टरवर्ड्स। सो वन ऑफ द यूज इज द गेटिंग द डेटाबेस कनेक्शन। सो गाइस एक और एग्जांपल है यूजिंग द फास्ट एपीआई जिसमें हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन द सिंक कॉल एंड द एसिंक कॉल। देखो काम तो ये दोनों सेम ही कर रहा है, दिस इज इंपोर्ट टाइम एंड दिस इज स्लीपिंग फॉर 2 सेकेंड्स और इसमें भी यार सेम चीजें हैं बट इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको समझने के लिए आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स अ पैकेज कॉल्ड एसिंक आईओ। तो एसिंक आईओ कोई फास्ट एपीआई से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू पाइथन, ठीक है। सो बिफोर फास्ट एपीआई एसिंक आईओ एग्जिस्ट करता था which we were using in Python और इसके मदद से हम लोग async await का यूज कर पाते थे। देखो पाइथन जो है that is by default synchronous, ठीक है, और ये दोनों सपोर्ट करता है, सिंक्रोनस भी और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि लाइन बाय लाइन चीजें एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो इट इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। बट एसिंक ऑपरेशन में क्या है, ये बोलता है नथिंग विल वेट, कि अगर जैसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये एग्जीक्यूट हो गया, बट ये जो सेकंड स्टेटमेंट है डेट इज अ लॉन्ग रनिंग, तो ये बोलता है कि इसका वेट मत करो अगर ये लॉन्ग रनिंग आईओ कॉल है, ठीक है, अगर इसको एक सीपीयू की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है डेटाबेस या फिर कोई एपीआई कॉल करने की, तो इसका जो थ्रेड है ये बैठे बैठे क्या करेगा, ठीक है, सो वी डोंट वांट इट टू वेट, तो ये क्या पिक कर लेता है आगे वाले काम एंड दैट वाई एसिंक ऑपरेशन इज फास्टर फॉर टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो ये जो एसिंक और अवेट का सपोर्ट है ये आता है एसिंक आईओ मॉडल से, that was in Python। So ये इंटरनली क्या यूज करता है, सो यार कोरूटीन कुछ नहीं है, that is just a simply function that has the ability to pause and resume। सर इससे कुछ याद आया, प्रीवियसली वी वर डिस्कसिंग, तो इवेंट लूप में रन टास्क रन होता है, पॉज होता है एंड देन रिज्यूम होता है, so do you find it related? तो हाँ भाई ये जो एसिंक आईओ मॉडल है दिस यूजेस इवेंट लूप, इनफैक्ट यही क्रिएट करता है इवेंट लूप इन पाइथन। और इवेंट लूप इंटरनली क्या यूज करता है, कोरूटीन्स। तो कोरूटीन्स क्या होता है, योर एसिंक अवेट फंक्शंस, जस्ट लाइक ये वाला मेथड यहाँ पे एसिंक है एंड अवेट है, सो दिस इज अ कोरूटीन, आई मीन यू क्रिएटेड एज अ फंक्शन बट इंटरनली विल क्रिएट अ कोरूटीन फॉर दिस एंड जब भी ये अवेट पे जाता है तो कोरूटीन हो जाता है पॉज एंड जस्ट बिकॉज कोरूटीन इज पॉज तो उसका जो थ्रेड है डेट कैन डू अनदर टास्क, तो इसका जो थ्रेड है इसको दिया जाता है कोई दूसरा काम फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड जब भी एक रिस्पॉन्स आ गया लेट्स से ये जो स्लीप है डेट इज कंप्लीटेड तो वो हो जाता है रेज्यूम एंड रेज्यूम होने के बाद ये इसका जो नेक्स्ट इटरेशन है आई मीन नॉट इटरेशन द स्टेटमेंट दैट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करता है एंड यूजिंग दिस इवेंट लूप कोरूटीन से सिखाए हम लोग एसिंग एंड अवेट यूज कर सकते हैं इन पाइथन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यार अपन इवेंट लूप का लाइफ साइकिल क्या होता है। सो इवेंट लूप सबसे पहले इट विल पिक योर टास्क एंड लेट्स से आपके टास्क के अंदर है अवेट, जस्ट लाइक ये वाला एग्जांपल पे इसने ये टास्क पिक किया, आई मीन द कोरूटीन जो क्रिएट किया होता है इसने
ये इमीडिएटली टास्क स्टार्ट नहीं करता है, ये सबसे पहले कोरूटीन का ऑब्जेक्ट बनाता है एंड देन वो शेड्यूल करता है कि मैं ये टास्क रन करूंगा। लेट्स से वो टास्क रन कर रहा है एंड इट हिट्स द अवेट कीवर्ड, तो उसके बाद क्या होगा, इट विल रजिस्टर दिस एज एन IO ऑपरेशन, ये async IO डॉट स्लीप या कोई भी DB कॉल और एनीथिंग, इट विल रजिस्टर इट एज एन IO ऑपरेशन। वो अपना करंट स्टेट को सेव कर देगा, जो भी स्टैक या वेरिएबल्स दैट वर बीइंग यूज्ड, इट विल यील्ड द कंट्रोल बैक टू द इवेंट लूप। ठीक है, तो इसके बाद कंट्रोल कहाँ चले जाता है, इवेंट लूप पे। सो इवेंट लूप क्या करता है, इट विल स्विच द करेंट थ्रेड एंड लगा देता है कोई दूसरे टास्क के लिए। इट विल रन द अनदर टास्क मीनवाइल, एंड जब भी वो IO कंप्लीट हो जाता है, द IO ऑपरेशन, सो ऑपरेटिंग सिस्टम विल नोटिफाई द इवेंट लूप, एंड जैसे ही उसको रिस्पॉन्स आता है कि ओ द टास्क इज फिनिश्ड, तो अब उसको क्या करना है, रिज्यूम करना है फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट, राइट। तो वो जो भी हमने यहाँ पे स्टेट सेव किया हुआ था, वो उसको रिज्यूम करता है एंड इसके नेक्स्ट लाइन से ये शुरू कर देता है अपना बाकी का काम। सो इट विल रिज्यूम फ्रॉम द एग्जैक्ट सेम लाइन यूजिंग द करंट स्टेट। सो यहाँ एक बात नोटिस करना, ये वाला पॉइंट, हिट्स अवेट, राइट। तो जब तक उसे अवेट नहीं मिलेगा, इट विल नॉट रजिस्टर इट एज एन IO ऑपरेशन एंड इट विल यील्ड द कंट्रोल बैक टू द इवेंट लूप। जैसे ही उसको अवेट मिलता है, देन दिस ऑपरेशन इज क्रिएटेड। तो बैक आते हैं इस ऑपरेशन पे, ये एक सिंक कॉल है, राइट। वाई, बिकॉज यहाँ पे कोई भी असिंक या अवेट का यूज नहीं हो रहा है। सो अगर कोई सिंक पाथ में रिक्वेस्ट करेगा, इट विल यूज योर इम्पोर्ट टाइम एंड इट विल स्लीप फॉर 2 सेकेंड्स। अब यार ये सिंक कॉल है, इसमें कोई भी असिंक एंड अवेट है नहीं है, सो देयर विल बी नो इवेंट लूप। इवेंट लूप का जो मेन थ्रेड है, मैंने बताया था कि इवेंट लूप इज रनिंग ऑन अ सिंगल थ्रेड, तो जैसे ही उसको टाइम डॉट स्लीप फॉर 2 सेकेंड्स मिलता है, तो भाई पूरा का पूरा जो इवेंट लूप है ना, यही स्लीप में चला जाता है। सो इट विल मेक योर एप्लीकेशन स्लो। ठीक है, दिस इज अ CPU बाउंड ऑपरेशन। लेट्स से हमें सिर्फ इस रिक्वेस्ट पे वेट लगाना था फॉर 2 सेकेंड्स, बट हमने पूरे इवेंट लूप पे वेट लगा दिया फॉर 2 सेकेंड्स। ठीक है, सो दिस इज नॉट गुड। इन 2 सेकेंड्स में इवेंट लूप might have scheduled another task and it might have done the proper utilization of 2 सेकेंड। लेकिन just because हमने ये डायरेक्ट टाइम डॉट स्लीप चला दिया, the event loop itself gets paused। ठीक है, बट ये जो सेकेंड ऑपरेशन है, इसमें क्या अलग हो रहा है, now this is an async await thing। तो इसका कोरूटीन बनेगा जो सिंगल थ्रेड में चल रहा है, अगर वो अवेट को हिट करेगा। नाउ रिमेंबर द लाइफ साइकिल वी हैव स्टडीड, कि इसमें अवेट आया तो इसने सेव कर दिया यहाँ पे लेट्स से 2 सेकेंड का स्लीप, लेकिन हमारा इवेंट लूप ब्लॉक नहीं हुआ है। तो ये जो इवेंट लूप है, ये आगे का कोई भी रिक्वेस्ट या कोई दूसरा रिक्वेस्ट पिक कर सकता है। इवेंट लूप अब जैसे ही ये 2 सेकेंड खत्म हो जाता है, ये अपना स्टेट को रीलोड कर लेगा और फिर ये वाला स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट करेगा, एसिंक डन। बट क्या हमारा इवेंट लूप ब्लॉक हुआ, नो। इवेंट लूप जो 2 सेकेंड स्लीप में जाने वाला था, वो उन 2 सेकेंड्स में कोई और काम करके आ गया। एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस to use import time and time dot sleep. Instead we should use async IO dot sleep। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है CPU बाउंड और IO बाउंड में, कि ये वाला जो ऑपरेशन है दिस इज CPU बाउंड एंड दिस इज IO बाउंड। सो लेट्स से अगर मैं नॉर्मल पाइथन विदाउट फास्ट API बात कर रहा हूँ, इसमें बाय डिफॉल्ट एसिंक अवेट का सपोर्ट नहीं होता है, राइट। बिकॉज व्हाट वी वर स्टडीइंग कि जो एसिंक IO डॉट मॉडल है, यही प्रोवाइड करता है इवेंट लूप। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन में तो हम एसिंक IO ही नहीं यूज कर रहे हैं। सो हाउ यू विल डू द async await थिंग, तो उसका एग्जांपल है कि लेट्स से आपका कोई भी एक पाइथन फाइल है, लेट्स से a.py है, उसमें एक अपना मेन फंक्शन है। सो व्हेन यू विल कॉल द मेन फंक्शन, ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, बट इफ यू वांट async IO सपोर्ट, सो यू हैव टू रन फ्रॉम दिस मेथड async IO डॉट रन, एंड जो भी आपका फंक्शन है। सो ये इंटरनली इवेंट लूप एंड कोरूटीन्स क्रिएट करता है, एंड हमारा async और await बाय डिफॉल्ट इन पाइथन लाइन बाय लाइन ही यूज हो रहा होता है। तो ये मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, व्हेन वी वर लर्निंग फास्ट API। मेरा क्वेश्चन ये है कि फास्ट API के अंदर तो हम async IO को मैन्युअली कॉल तो नहीं कर रहे हैं, राइट, इस तरीके से। सो फास्ट API में कैसे async await का सपोर्ट आ रहा है, हाउ फास्ट API इज सपोर्टिंग async await, तो उसका आंसर है यार ये जो यूबीकॉन है ना, इसके अंदर ऑलरेडी इवेंट लूप रन हो रहा होता है, राइट। जैसे सबसे पहले हमें कमांड डिस्कस किए थे, दैट वाज यूबिकॉन मेन ऐप रीलोड। सो इस मेथड से ये सर्वर को क्रिएट करता है एंड यहाँ से शुरू होता है इवेंट लूप। एंड फास्ट एपीआई इस इवेंट लूप के अंदर का ही एक टास्क है। यूबिकॉन क्रिएट करता है इवेंट लूप एंड इवेंट लूप के अंदर चल रहा होता है और फास्ट एपीआई एप्लीकेशन। सो क्वेश्चन ये है कि
if fast API application is already running inside an event loop, तो अगर मैं कोई API क्रिएट करता हूँ और अगर उसके अंदर मैं async io dot run यूज कर सकता हूँ क्या? And the answer is no. It will give you an error saying that event loop is already running. ठीक है, तो ये है यार फंडा event loop fast API एंड यूबिकॉन के बीच। तो यार ठीक है, सारी चीजें ना समराइज कर लेते हैं और एक ओवरऑल फ्लो देखते हैं कि जब भी अपना रिक्वेस्ट आता है तो उसके रिस्पॉन्स बनने के बीच में व्हाट इज द लाइफ साइकिल फ्लो दैट इज फॉलोड ऑन फास्ट एपीआई। तो यार सबसे पहले जो अपना रिक्वेस्ट है ना, दैट विल हिट योर यूनिकॉर्न सर्वर। तो यूनिकॉर्न सर्वर पे हिट होगा एंड देन यूनिकॉर्न सर्वर का जो इवेंट लूप है वो उसको पिक करेगा एंड इट विल शेड्यूल योर फास्ट एपीआई एप्लीकेशन इंटरनली। ठीक है, उसके बाद फास्ट एपीआई के अंदर क्या होता है, वी हैव स्टडीड स्टारलेट। स्टारलेट प्रोवाइड करेगा राउटिंग। ठीक है, सो लेट्स से हमने कोई पाथ दिया कि यूजर/2, राउटिंग की मदद से हमारा रेस्पेक्टिव फंक्शन को कॉल जाएगा। तो जैसे ही फंक्शन में कॉल जाता है, फास्ट एपीआई विल इंस्पेक्ट योर फंक्शन कि उसमें पाथ पैरामीटर्स हैं या फिर बॉडी स्कीमा है या फिर क्वेरी पैरामीटर्स है जो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया यूजिंग दैट यूजर। फिर वो उसको करता है वैलिडेशन यूजिंग पाइडेंटिक एंड जब सारा वैलिडेशन पास हो जाता है, it will inject everything into your function and then होता है फंक्शन का एग्जीक्यूशन। तो अगर फंक्शन एसिंक्रोनस है, एसिंक कमिट है, तो वो तो यार यूज हो जाएगा को रूटीन के फॉर्म में विच इज अ नॉन ब्लॉकिंग कॉल, कि वो इवेंट लूप हमारा जो है डेट विल बी नॉन ब्लॉकिंग। अदरवाइज अगर वो एक सिंपल फंक्शन कॉल है देन इट विल बी अ लाइन बाय लाइन थिंग। फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, जो हमने को रिस्पॉन्स भेजना है डेट विल सीरियलाइज द रिस्पॉन्स एंड लेट से अगर हम रिटर्न कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, so it will serialize your response to the proper JSON format और वो ब्राउजर पे आपको शो होता है। So this is the entire request and response lifecycle that is followed on the fast API. ठीक है यार, so we are close to the end of this video. उससे पहले यार लोगों को एक confusion होता है CPU bound versus IO bound task में। So let me clear that. So IO bound task वो होते हैं यार जो कि ना waiting heavy होते हैं, just like API call, DB call and let's say file read. But जो CPU bound होते हैं, let's say मैं उसका example देता हूँ कि let's say for I in range 10 star star 9 और ये यार कुछ करेगा let's say print. So this is a very heavy CPU bound because इसको execute करने में भी बहुत टाइम लग रहा है, but we are not waiting. We are doing some task which is very long task. ब्लॉक कर देता है अपने इवेंट लूप को। एंड ब्लॉक क्यों कर रहा है? बिकॉज इवेंट लूप ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करने में बिजी हो जाता है, सो इट कैन नॉट पिक एनी अदर टास्क। एंड जस्ट बिकॉज यहाँ पे अवेट का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, अवेट का यूज नहीं हो रहा है तो हम कोई और काम नहीं कर पा रहे। मीनवाइल ये वाला टास्क कहीं और एग्जीक्यूट, बिकॉज अपने रिक्वेस्ट में देखा था कि जब अवेट हिट होता है तभी इवेंट लूप विल क्रिएट अ स्टेट एंड ऑल। ये चीजों को अपन सिंक कॉल बोलते हैं एंड दिस इज एसिंक। तो यार इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, लेट्स से अगर हमारे पास कोई लॉन्ग रनिंग सीपीयू बाउंड टास्क है, सो हाउ विल प्रिवेंट अवर इवेंट लूप? तो यार इसका एक सॉल्यूशन होता है दैट इज फास्ट एपीआई डॉट कॉन्करेंसी इंपोर्ट रन इन थ्रेड पूल। तो इसमें और भी डिफरेंसेस होते हैं, थ्रेड पूल, प्रोसेस पूल एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन कि जो भी अपना ब्लॉकिंग कोड है, अपने एग्जांपल में था फॉर आई इन रेंज अप टू 10 की पावर 9, तो जो भी हमारा ब्लॉकिंग कोड है ना, वो उसको हम अवेट बना सकते हैं यूजिंग रनिंग थ्रेड पूल। तो ये क्या करेगा, ये अपना जो इवेंट लूप है, अब जबकि ये अवेट आ गया तो अवेट यार ये यहाँ पे अपना टास्क करता रहेगा एंड इवेंट लूप मीनवाइल बाकी का टास्क कर लेगा। सो इस तरीके से अपना जो ब्लॉकिंग कोड है दैट बिकम्स अ नॉन ब्लॉकिंग फॉर अवर इवेंट लूप। ठीक है, तो इस तरीके से दीज आर सम मेथड्स कि हम अपना फास्ट एपीआई एप्लीकेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं मीनवाइल यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग और इवेंट लूप एक्सेट्रा। So take care. That's all for this video. I hope you have enjoyed it. Yeah. Thank you very much. Stay tuned for any other next video. So I'll be covering some more advanced topic on both Python, Java, Spring Boot, Fast API, and AIML for a senior engineer interviews. So yeah, that's all for today. Thanks.